आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बेस्ट स्टोरी हिंदी। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है दूरियां। राम प्रसाद, सुरेखा और उनके 3 बच्चे। बड़े बेटे का नाम अमन, छोटे बेटे का नाम आयुष और बेटी आभा। उन्होंने अपने तीनों ही बच्चों को काफ़ी पढ़ाया लिखाया और सामान्य शिक्षा दी। बेटा बेटी में कभी कोई फर्क नहीं रखा। एक दिन राम प्रसाद जी अपनी पत्नी सुरेखा को आवाज लगाते हैं, सुरेखा सुरेखा सुनो, कहाँ हो तुम। लेकिन सुरेखा जी किचन में होती है और कुकर की सीटी के आगे उन्हें अपने पति की आवाज सुनाई नहीं देती। चिढ़कर राम प्रसाद जी किचन में आते हैं। क्या सुरेखा, कितनी देर से आवाज लगा रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता। अरे अरे, गुस्सा क्यों कर रहे हो आप, कुकर की सीटी के आगे आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। हाँ, तुम्हें किसी और काम के आगे मैं दिखाई कहाँ देता हूँ। और दोनों हंसने लगे। देखो, सुरेखा कहती है, दिखाओ। राम प्रसाद कहते हैं, देखो आज अखबार में क्या आया है, एक नई खबर। तीनों बच्चों ने मिलकर अपने बूढ़े माता पिता को अपने ही दोस्त के हाथों सुपारी देकर मरवा दिया और सारी जमीन जायदाद अपने नाम पहले ही करवा ली थी। तो छोड़िए ना, आपको क्या मतलब है। अरे मतलब क्यों नहीं है, अपने भी तो घर में 2 जवान बेटे एक बेटी है। तो क्या हुआ, सारे बच्चे एक से नहीं होते। आप ना अपना ज्यादा दिमाग इधर उधर ना दौड़ाओ। ये खबर है, खबर दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं, जरूरी नहीं है अच्छे हैं तो बुरे भी हैं। तो हमारे बच्चे भी बुरे होंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बहुत भोली हो। चिढ़कर राम प्रसाद सोफे पे जाकर बैठ जाते हैं और सुरेखा उनके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चाय चढ़ा देती है। अगले ही दिन उनका बड़ा बेटा अमन डाइनिंग टेबल पर अपने पिता से बोलता है, पापा मुझे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, चिल्लाकर राम प्रसाद जी कहते हैं, मैं क्यों तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे दूं। अरे भाई, अब तुम कमाते हो, अपना लगाओ, अपना कमाओ, आगे बढ़ो जिंदगी में। मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूं पैसों से। पर पापा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो तुम्हारा काम है सोचने का, मेरा नहीं। कहकर राम प्रसाद जी चले जाते हैं। पूरे परिवार का मूड ऑफ हो जाता है। सुरेखा जी को काफी बुरा लगता है। वो अपने पति को आकर समझाना चाहती हैं, लेकिन पति इतने गुस्से में कि वो कुछ कह नहीं पाती। अगले ही दिन अमन दोबारा माँ से बोलता है, माँ प्लीज आप पापा से बात करो ना, मुझे पैसे चाहिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ। सुरेखा जी अपने पति से रात को बोलती है, अमन को कुछ पैसे चाहिए तो आप दे क्यों नहीं देते, आखिर का सब कुछ हमारे बच्चों का ही तो। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा सुरेखा, दोबारा ये बात अपनी जबान पे मत लाना। क्यों है बच्चों का, हमने उन्हें पढ़ाया लिखाया शादी कर दी, अब अमन अपनी जिम्मेदारी खुद निभाए। मैं एक फूटी कौड़ी किसी को नहीं दूंगा, सब कुछ मेरा और तुम्हारा सिर्फ हमारा ही है। सुरेखा जी ऐसे मत कहो, इतने भी रूखापन मत दिखाओ। नहीं, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, आजकल की नई पीढ़ी काफी लालची होती है, जो पैसों के चक्कर में अपने बूढ़े माता पिता को कब मार दे इनका कोई भरोसा नहीं है। और चुपचाप गुस्सा होकर सो जाते हैं। सुरेखा सोचती है अभी पति बहुत गुस्से में, कुछ कहना सही नहीं है। वो भी उस बात को वहीं दबा देती है। अगले ही दिन फिर अमन अपनी माँ से कहता है, माँ आपने पापा से बात की बेटा, लेकिन वो नहीं माने। ठीक है माँ, मैं कुछ देखता हूँ। अमन लोन ले लेता है बैंक से और अपना कारोबार आगे बढ़ाता है। एक दिन आयुष अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे अमेरिका पढ़ने जाना है तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, प्लीज आप पापा से बात करो ना, इतना रूखापन दिखा रहे हैं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही पापा से बात करने की। ठीक है मैं बात करती हूँ। एक बार फिर सुरेखा जी अपने पति को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस उनके पति का वही रुखापन, वही जवाब कि मैं एक फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं दूंगा। क्या करती बेचारी सुरेखा जी चुपचाप सुन लेती हैं। अगले ही दिन उनका बेटा आयुष खुद बात को छेड़ता है, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अमेरिका में पढ़ने जाना है। तो जाओ, किसने मना किया है। अरे पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे हम क्यों पैसे दें, भाई तुम्हें इंजीनियर बनाया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। पापा अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो तुम्हारा काम है सोचने का, मेरा नहीं। अरे मैंने ठेका ले रखा है तुम्हारा, मतलब क्या मैं मरते दम तो तुम लोग के लिए पैसा खर्च करते रहूं, और जब हमारा वक्त है तो तुम लोग हमें ठेंगा दिखा दो। अरे पापा ऐसी बात नहीं है, सब बच्चे एक से नहीं होते, आपको क्या हो गया है। बस बस मुझे सब पता है, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल की युवा पीढ़ी कैसी है ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। बेटे चुप हो जाते हैं। आयुष बैंक से लोन लेता है और अगले ही 1 महीने में अमेरिका पढ़ने चला जाता है।
बेटी आभा भी आगे पढ़ना चाहती है, जॉब करना चाहती है, लेकिन कैसे कहे, दोनों भाइयों के आगे तो चीज़ें देख ही सकती है वो भी अब ट्यूशन घर में पढ़ाती है और कुछ सिलाई के कपड़े भी सिल लेती है। उससे जो पैसे आते हैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाती है और फिर जॉब कर लेती है। जॉब ऐसी होती है कि वो लेट तक रात को आती है और सुबह जल्दी चली जाती है। अब सुरेखा जी से बच्चों की बातचीत कम ही होती है, उन्हें थोड़ा खटकती है ये चीज़ें, लेकिन राम प्रसाद जी अपनी ही दुनिया में मगन हैं, उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। एक दिन उनकी पत्नी सुरेखा राम प्रसाद जी से कहती हैं, आपको कोई खबर है दिन दुनिया की कि दिन दुनिया में क्या हो रहा है? मुझे सब पता है कि ये नई पीढ़ी क्या कर रही है। अरे आपका दिमाग खराब हो गया, हो क्या गया आपको? ये ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे एक से हो। अरे आपके दोस्त के बेटे ने अगर उनको छोड़ दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ आया, तो ज़रूरी नहीं है ना हमारे बच्चे भी ऐसे हो। आपने तो अपने दिमाग में बस एक ही चीज़ बिठा रखी है और अच्छे भले मेरे बच्चों को भला बुरा कहते रहते हो। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। माँ हो ना तो तरफदारी तो करोगी ही। खैर ये सब छोड़िए, ज़रा आपने आभा को देखा है? उसकी उम्र क्या हुई है? अब शादी लायक हो गई है, कोई लड़का देखने का सोचा है? हाँ हाँ देख लेंगे। देखेंगे क्या, देख लो। अब वक्त कब आएगा? शादी ही तो करनी है बेटी की, फटाफट कर देते हैं, फिर आयुष की भी करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। सुरेखा पति को समझाती है प्यार से। राम प्रसाद जी की बात कुछ समझ में आती है और लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। आखिरकार उन्हें अपनी बेटी के लिए एक लड़का मिल ही जाता है। लड़के वाले घर आते हैं और सुरेखा जी तैयारियों में लगी रहती हैं। बेटी आभा उन्हें काफ़ी कहती है, माँ ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बस नमकीन बिस्कुट और चाय रखिए और भगा दीजिए। लड़का पसंद आया तो ठीक है, बाद में तो आपको मेहमान नवाजी करनी है क्योंकि वो आपका दामाद जो हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती, जिस घर में मेरी बेटी जाएगी उस घर में क्या मैं चाय और नमकीन बिस्किट रखूंगी? मैं तो काफ़ी सारी तैयारी करूंगी। सुरेखा जी पति से छुपकर एक सोने की चेन ले आती हैं, ये सोचकर कि रिश्ता पक्का होने के बाद में लड़की को कुछ तो देना पड़ेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें बनाती है नाश्ते में। लड़के वाले आ जाते हैं तय समय पर। वो आभा को देखते हैं, आभा लड़के को देखती है, घर वाले भी देखते हैं। सब कुछ देखने के बाद लड़के की माँ कहती है, हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया उतना पढ़ाया, हमारी इतनी जमीन जायदाद है, मतलब कि टींगे हाँकती है। राम प्रसाद जी चुपचाप सारी बातें सुन रहे होते हैं और वो एकदम सख्त लहजे में कहते हैं, आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए। लड़के के पिताजी बात को संभालते हुए कहते हैं, आपने तो खुद अपने बेटे की शादी की है तो आपको तो पता ही होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। राम प्रसाद जी एकदम खड़े हो जाते हैं और एकदम तक सख्त और तीखी आवाज में कहते हैं, अगर आप लेन देन की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ से एक रुपया भी नहीं मिलेगा, आप जा सकते हैं। सुरेखा जी खड़ी हो जाती हैं और वो पति को मनाने की कोशिश करती हैं। मेहमानों के सामने कुछ कह नहीं पाती, इसलिए इशारों से कहती है कि अभी नम्रता से बात करो, लेकिन पति नहीं मानते और लड़के वाले गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। पत्नी सुरेखा बाद में बहुत रोती हैं और अपने पति को डांटती हैं, गुस्सा हो जाती है अपने पति से और राम प्रसाद जी से कहती है, अरे ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को दान दहेज देता, अपनी बेटी पे खर्च नहीं करना चाहते? आपने तो साफ इनकार कर दिया, पहले बात तो करते। अगर हमें लगता कि हम इतना दे सकते तो हम दे देते, लगता कि नहीं दे सकते थे तो नहीं देते, आपने तो डायरेक्ट मना कर दिया। उनका अपनी पत्नी पत्नी का रोना उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता और वो वहां से चले जाते हैं। अब आभा ने तो साफ मना कर दिया कि मुझे शादी अभी करनी ही नहीं है। ऐसे ही वो अपने जॉब में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। पत्नी सुरेखा घर में अकेली रहती है और दिन रात बस यही सोचती रहती है कि कब उनके पति का दिमाग ठीक होगा, कब उनका ये रूखापन कम होगा। एक दिन आभा जल्दी ऑफिस से आती है और साथ में एक लड़के को लेकर आती है। वो जल्दी से आती है और माँ से कहती है, माँ मैं आज आपको किसी से मिलवाने लाई हूँ। आभा जी जैसे धक रह जाती हैं। आज बेटी ने, जवान बेटी जब घर में किसी आदमी को लाए और कहे मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ, तो माँ आभा समझ जाती हैं और अपनी बेटी आभा को खींच कर ले जाती हैं और कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये आदमी कौन है? माँ हम एक कंपनी में काम करते हैं और इनका नाम राजीव है, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। शादी? अरे शक्ल देखिए उसकी, साउथ इंडियन है वो। तो क्या हुआ माँ, आपको भी तो इडली सांभर बहुत पसंद है। हंसकर आभा कहती है, तुम्हें कुछ
उस दुनिया की कोई खबर नहीं है, समझी तुम? नहीं, यहाँ शादी नहीं करनी, हम अपनी जात में करेंगे। माँ प्लीज़ मान जाओ ना, मैंने राजीव को अच्छे से देखा है, वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानती हूँ, और क्या चाहिए? प्लीज़ हमारी शादी करवा दीजिए। और वैसे भी पापा को तो ऐसा घर चाहिए जहाँ कुछ पैसा देना ना पड़े, तो इसलिए मैं लव मैरिज और कोर्ट में करूँगी शादी। आभा बेटी के आगे हार मान जाती है और सुरेखा अपने पति को सारी बात बताती है। राम प्रसाद जी तो तुरंत हाँ कर देते हैं, जैसे उनके सर का कोई बोझ हट गया हो। कहते हैं हाँ हाँ कर दो, अच्छा है ना, कोई दान दहेज देना ही नहीं पड़ेगा, कोई खर्चा ही नहीं होगा। पत्नी सुरेखा क्या करती, हार मानकर हाँ कह देती है। लेकिन वो चाहती थी कि रिसेप्शन जरूर हो और पार्टी की जाए। उन्होंने बहुत कहा लेकिन उनकी सुने कौन। और होने वाला दामाद राजीव, वो कहते हैं ये पार्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने भविष्य के लिए पैसा बचा कर रखिए। शायद आभा ने उन्हें अपने पिता के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। आभा की शादी कोर्ट में हो जाती है और वो अपने घर से कुछ भी लेकर नहीं जाती है। शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। अब सुरेखा और उनके पति घर में अकेले रहते हैं। सुरेखा को तो इतना बड़ा घर काटने को जैसे दौड़ता है। एक रात उनके पति राम प्रसाद जी को हार्ट अटैक आता है और वो इतना झटके का होता है कि उनकी तुरंत डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद घर में काफ़ी सबको सदमा लगता है और काफ़ी शोक होता है। लेकिन फिर वापस उनका बेटा अमेरिका पढ़ने चला जाता है। आयुष अमन अपने बिजनेस में लगा हुआ है, बेटी अपने ससुराल में। 1 महीना रहकर वो अपने ससुराल चली गई। सुरेखा जी ने बहुत सोच समझकर जायदाद के 3 हिस्से करे और तीनों बेटे को कहा कि उन्होंने इस पर साइन कर दिए हैं, वो भी अपने साइन कर लें और अपने नाम जो उन्होंने जायदाद लिखी है वो ले लें। तीनों बच्चे साफ इनकार कर देते हैं। बड़ा बेटा अमन, आयुष और बेटी आभा कि हमें पापा की जायदाद में से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ये सारी जायदाद आप किसी को दान दे दीजिए या अनाथालय को दे दीजिए, वृद्धाश्रम में दे दीजिए, हमें 1 पैसा भी नहीं चाहिए। बल्कि मम्मी, हम तुम्हें अपने बलबूते पे तुम्हारा बुढ़ापा काटना चाहते हैं। सुरेखा जी की आंख भर आती है सोचकर कि उनके पति की क्या सोच थी। इस सोच में उन्होंने रूखेपन में अपने बच्चों से कितने महीनों तक बातें नहीं की और कितना रूखापन जताया। ये कहानी यही एंड होती है दोस्तों। मेरा कहना यही है कि हर दुनिया में हर तरह के लोग हैं, ज़रूरी नहीं है अगर बुरे बच्चे हैं तो अच्छे भी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया तो हमारे बच्चे भी हमें घर से निकालेंगे। डिपेंड करता है हमारे संस्कार पर, उनकी सोच पर कि वो हमारे संस्कारों को कैसे लेते हैं, हमारी परवरिश को कैसे लेते हैं, वो हमें कितना समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हर बच्चे एक से नहीं होते। ये कहानी इसी पे आधारित थी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली कहानी में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले राधे राधे।